हम अकेले वापस नहीं जा रहे हैं भैया, ये देखिए ना। गीत झूठा मुस्कुराकर अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोली और आगे बढ़ गई। उसकी आंसुओं से भरी आंखों की नज़र गिटार के उस आखिरी हिस्से पर थी जिस पर किसी नुकीले चीज़ से लिखा गया था गीत। कुछ देर बाद वो उसी म्यूजिक के एकेडमी के बाहर खड़े रहे। गीत खड़े खड़े उन्हीं रास्ते को देखती रही, आती जाती गाड़ियों को देखती रही। शायद इन्हीं रास्तों पर दौड़ता हुआ मोहक उसे नजर आ जाए। शायद वो आकर पहली बार उसे गले लगा ले। हाँ, पहली बार। अब तक बस एक बार गीत ने ही पहल करके उसे गले लगाया था। शायद अभी आकर वो भी गीत की ओर अपनी बाहें बढ़ा दे। शायद नहीं, वो नहीं आएगा। अगर आना होता तो आ जाता। क्यों, गीत तो कैसे भी करके पहुंच ही गई थी ना उस तक। लेकिन उसने क्या किया, एक बार फिर चला गया, एक बार फिर मुंह मोड़ लिया उससे। सबकी नज़र में मोहक धोखेबाज था जो गीत के अनमोल प्यार को ठुकराकर भाग रहा था और वो शादी छोड़कर चला गया था। तब तो ललित ने भी कह दिया था कि भाग गया वो धोखेबाज। लेकिन सिर्फ गीत समझ पा रही थी कि ये सब मोहक के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। हाँ, कुछ लोगों की नज़र में ये गीत की अंधी मोहब्बत थी और कुछ की नज़र में ये गीत का अपने प्यार पर अटूट विश्वास था। कुछ देर में उदय कार ड्राइव करता हुआ आ गया। पाखी भी उसी के साथ बैठी थी। कुछ पता चला मोहक के बारे में? ललित ने निगाहों के इशारे से उदय को पूछा, बिना किसी शब्द का प्रयोग के। उदय ने बस नाम में इशारा कर दिया। जितना उससे हो सकता था उतना वो ढूंढ आया था मोहक को, कितने ही बस स्टैंड पर और कुछ रेलवे स्टैंड पर भी, लेकिन मोहक नज़र नहीं आया। गीत ने कुछ नहीं पूछा। क्या पूछती? अगर मोहक के बारे में कुछ जानकारी मिलती तो उदय और पाखी खुद ही बता देते। उसे पूछने की ज़रूरत कहाँ पड़ती। शाम हो आई थी, अब उन्हें वापस दिल्ली के लिए भी निकलना था। यहाँ रुककर भी क्या करते। हाँ, वो हर रास्ते को पार करके मंजिल के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। लेकिन क्या हो जब मंजिल ही खुद ही दूरी बना ले। कुछ ऐसा ही हुआ था। जयपुर आने के बाद ललित ने उसके फ़ोन से उदय को टेक्स्ट किया, जबकि उदय उसके सामने ही था। उदय का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन देखा और ललित को देखकर पलक झपकाता हुआ गीत की तरफ बढ़ा। गीत, उदय ने उसके पीछे आकर कहा। हाँ, गीत कैसे? किसी गहरी सोच से बाहर निकली हो। घर चले अब? उदय ने बहुत शांत से पूछा। हाँ, अब यहाँ रखा भी क्या है, चलते हैं, गीत बोली और कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उदय ने आकर ड्राइविंग सीट पकड़ ली। पाखी पहले से ही उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। ललित बाहर खड़ा फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। अंदर आ जाइए भैया, घर चलते हैं, गीत मिरर नीचे सरकाते हुए ललित से बोली। ललित ने फ़ोन से ध्यान हटाया और कार के विंडो पर हाथ रखकर झुकते हुए गीत से बोला, तुम लोग चलो, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं कल तक आ जाऊँगा। फिर उसने गीत के सिर पर स्नेह से हाथ रख दिया। नहीं भैया, प्लीज़, अब नहीं। गीत ने उसके सिर पर रखा ललित का हाथ अपनी हथेलियों में भर लिया। उसे समझ आ रहा था कि ललित को क्या काम था। प्लीज़ गीत, आखिरी कोशिश करने दो, भविष्य में मुझे ये न लगे कि मैंने एक कदम और बढ़ाया होता। ललित विनती के लहजे में बोला। तो मैं भी रुक सकती हूँ ना आपके साथ? आखिर आप मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। वो दरवाज़ा खोलते हुई, लेकिन ललित ने कार का डोर लॉक दबा दिया। मैं बस कल तक लौट आऊँगा, वो डोर लॉक पर हाथ रखे हुए बोला, ताकि गीत दरवाज़ा खोलने की कोशिश ना करे। भैया प्लीज़ चलिए आप, वो यहाँ नहीं है अब। गीत लाचारगी से उसकी आंखों में देखती हुई बोली। वो अब सच में समझ पा रही थी ललित उसकी वजह से ललित कितनी भी परेशानी उठाने को तैयार था ताकि उसकी परेशानी दूर कर सके। उदय ध्यान से जाना। ललित गीत को जवाब ना देकर उदय से बोला, भैया नहीं। गीत की आंखों में आंसू चमकने लगे। घर पर मम्मी पापा भी परेशान हो रहे होंगे ना, और रही बात मेरी, तो मैं कल तक आ जाऊंगा। मुझे बस एक बार इंस्पेक्टर भवानी से मिलना था, ललित ने एक बार प्यार से कहा। इतने में उदय ने भी धीरे धीरे कार आगे बढ़ा दी। गीत ललित को देखती रही। वो किस तरह से भगवान का शुक्र अदा करे कि उसको ललित जैसा भाई मिला था। फिर जब ललित दूर होता दिखाई दिया तब गीत को एहसास हुआ कि कार चल पड़ी। गीत ने अपनी हाथ निकालकर उसे बाय किया। अपना ध्यान रखना, वो हल्के से बोली। ललित को उसकी आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी वो गीत के शब्द भांप गया और मुस्कुरा दिया। फिर अगले मोड़ पर कार ओझल हो गई। ललित भी दूसरी तरफ बढ़ गया। उसने इंस्पेक्टर भवानी को कॉल किया। इंस्पेक्टर ने उसे थाने आकर बात करने को कह दिया। रात हो गई थी। गीत और उसके दोस्तों को जयपुर पहुंचने में अभी वक्त था। रात के 10 बजने को थे। उदय ने एक ढाबे के सामने कार रोकी, जहां इस वक्त भी अच्छी खासी भीड़ थी। उसने दरवाज़ा खोला तो पाखी की नींद टूटी।
गीत तो अभी तक सोई नहीं थी। घर आ गया क्या? पाखी की उनिंदी सी आवाज आई। यहाँ कार क्यों रोकी? गीत ने भी पूछा। हम शायद भूल रहे हैं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उदय ने मुस्कुराते हुए जैसे याद दिलाया, और गीत एक बार फिर शर्म से गड़ गई। उसने वाकई गलती कर दी थी। सब उसकी परवाह करते थे, इसलिए उसके लिए दिल्ली से जयपुर तक आ गए। वो अपने किसी काम का बहाना करके अकेले भी जयपुर आ सकती थी, लेकिन उस वक्त तस्वीर में मोहक को देखकर वो शायद ज़्यादा ही जल्दबाजी कर गई। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इतना करीब पहुँचने के बाद मोहक एक बार फिर चला जाएगा। कुछ भी हो, अब उसे मोहक को अकेले ही ढूंढना था। प्यार में इम्तहान सिर्फ उसका था। वो सोच में गुम थी। तभी उदय की आवाज़ सुनकर सोच से बाहर निकली। गीत चलो कुछ खा लो। गीत को अब तक भी भूख का आभास नहीं था, लेकिन खाना तो था ही। और फिर क्या वो वही घिसी पिटी लाइन कहे कि उसे भूख नहीं, वो अब किसी को उसके लिए और परेशान होते नहीं देखना चाहती थी। इसलिए कार से उतरकर उदय के पीछे आ गई। उन्होंने आकर अपनी अपनी कुर्सी पकड़ ली। कुछ देर में एक लड़का आकर उसके टेबल पर खाना रख गया। पनीर पुलाव, मिक्स वेज फ्राई, बटर नान, जो भी उस वक्त बना बनाया उपलब्ध था, उदय ने वही मंगवाया था। सबने खाना खाया। गीत को भी अब कुछ हद तक राहत मिली। कैसे भी परिस्थिति हो, खाना पीना कैसे छोड़ा जा सकता है? आखिर परिस्थिति को देखते हुए अगला कदम भी तो बढ़ाना होता है। फिर कुछ देर वो तीनों वहीं बैठे रहे, क्योंकि उदय भी सुबह से थका हुआ था और अब कार ड्राइव के लिए उसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। वहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा था। सड़क किनारे बना वो छोटा सा ढाबे टाइप होटल, जिसे चारों तरफ बांस की लकड़ियों से घेरा हुआ था। हर जगह जगमग करती लड़ियाँ, जिनसे आंखें भी रंगीन होकर जगमगा रही थी। ऊपर से ब्लूटूथ स्पीकर पर बजता धीमा संगीत, ये सब रात के इस वक्त सुकून का एहसास करा रहे थे। कुछ देर बैठने के बाद उदय ने चाय मंगा ली। चाय पीते वक्त उदय और पाखी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। गीत भी उसके साथ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने अतीत की खुशहाल यादों पर था। साथ ही गीत उस छोटे से स्पीकर पर बज रहे गाने को भी सुन रही थी। वो वैसे भी सफ़र में गाने सुनना पसंद करती थी। आज उसका मन नहीं था, लेकिन अब कानों में आवाज़ पड़ ही रही थी गाने की। फिर अचानक ही उसके मन में आने लगे आज के ख्याल, और वो काश वो थोड़ा जल्दी वहाँ पहुँच सकते। काश मोहक उन्हें देखा ना होता तो वो नहीं जाता। काश वो मोहक से मिलकर उसे समझा पाती कि वो क्या हालत कर गया था उसकी, किन हालतों में छोड़ गया था उसे, जहाँ से उसे मोहक के अलावा आगे कुछ नज़र नहीं आता। काश मोहक उसे देखकर ही रुक जाता, अपने किए के लिए उसे एक छोटा सा सॉरी कह देता और वादा करता कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। ये सब सोचते हुए गीत के चेहरे पर उदासी के भाव आने को हुए, लेकिन उसने आने नहीं दिए। उसके साथ उदय और पाखी भी तो थे, और वो दोनों सुबह से अब थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो वो उस जगह को देखने और महसूस करने लगी। बारिश का मौसम जाने की कगार पर था, तो आसपास हरियाली भी थी। वातावरण में हल्की ठंडक थी। गीत के कानों में ढाबे पर बज रहे गाने की बोल पड़ रहे थे। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी हाँ कैसे कहेंगे। मोहक और उसकी कहानी, जिसमें ये दर्द देने वाले मोड़, वो इस मोड़ को इस कहानी का अंतिम मोड़ नहीं बनने दे सकती। उसके मन में चल रहा गाना जारी था। ना मंजिल है न मंजिल का निशा है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। हाँ, बीच रास्ते में ही तो छोड़ गया है वो, जहाँ पर मैं किसी से ये भी नहीं कह सकती कि वो आकर मेरे साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, और ये भी नहीं कि ये रास्ते मुझे अकेले ही तय करना है। गीत अपने आप में बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? उदय ने अचानक उससे पूछा। हाँ, वो खाना अच्छा था ना? गीत को जल्दबाजी में बहाना भी मिल गया। और चाय भी। पाखी अपनी चाय की आखिरी घूंट लेते हुए बोली। अब चले, हमें यहाँ रुके हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया है, गीत ने कहा। चलो चलते हैं, उदय बोला, और तीनों उठकर कार की तरफ बढ़ गए। गीत का ध्यान अब भी पीछे छूटते गाने की तरफ था। मैं उन शीशागारों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिल ने उम्मीद तोड़ा है किसी ने। गीत के आंखों में आखिरकार आंसू उतर आए, जो बहकर गालों तक आए ही थे कि उसने उसको पोंछ डाला, और उसका ये दुख रात के अंधेरे में छिप गया। रात के 1 बजे आनंद निवास, गीत का घर। मेन डोर पर बेल बजी। आनंद और बरखा जी सोए नहीं थे। बरखा जी ने उठकर दरवाज़ा खोला।
उन्हें पता था कि इस वक्त कौन आया होगा। थकी हारी गीत ने अंदर कदम रखा। उदय और पाखी उसके साथ ही थे। गीत ने उन्हें आज रात यहीं रुकने को कहा था। बेटा चलो, तुम लोग खाना खा लो। उसके अंदर आने के कुछ देर बाद बरखा जी बोली, नहीं आंटी, हमने रास्ते में खा लिया था, आप परेशान मत होइए। उदय औपचारिकता से बोला, हाँ आंटी, बस अब हमें नींद आ रही है। पाखी जमाई लेते हुए बोली। बरखा जी मुस्कुराई, अब तुम सबको आराम करना चाहिए। गीत बेटा तुम भी सो जाओ। पाखी गीत के रूम में सो गई और ललित उदय के कमरे में जाकर सो गया। आनंद और बरखा जी ने मोहक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके बारे में कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, ललित ने उनसे ये बात छुपा ली कि मोहक उसके जाने के कुछ समय पहले ही जयपुर से निकल गया। बस ये बता दिया कि जब गीत जयपुर गई थी उस वक्त मोहक जयपुर में ही था। ये बात उसके एक दोस्त से पता चली। मैं तो चली सोने। पाखी ने कमरे में आते ही बिस्तर पकड़ लिया और घोड़े गद्दे सब बेचकर गहरी नींद में चली गई। गीत कमरे में पड़े सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में वही गिटार था, मोहक का गिटार। वो उसे छूकर कुछ महसूस कर पा रही थी। उसका हाथ अब भी गिटार के उस हिस्से पर था जिस पर मोहक ने किसी नुकीली चीज से गीत लिखा हुआ था, जो हाथ लगाने पर खुरदुरा महसूस हो रहा था। बरबस ही उसका एक आंसू अपने उस नाम पर गिरा तो गीत को एहसास हुआ कि उसकी आंखों में आंसू उतर आए। इस पर उसकी छुअन मौजूद है। उसने अपने आंसू पोंछे और पूरे गिटार पर हाथ फेरने लगी। उसे महसूस हुआ कि गिटार के पीछे वाला हिस्से पर भी कुछ लिखा है। उसने गिटार उलट पलट कर देखा। वहाँ मोहक ने अपना नाम लिखा था और उसके नाम से पहले एक टूटा हुआ दिल। एहसास कहीं कम ना थे मोहक, फिर क्यों तुमने मुझे यूं छोड़कर जाने का इरादा बना लिया? गीत उसके नाम को छूती हुई दुखी मन से बोली। फिर उसने गिटार को बजाने वाले अंदाज में पकड़ा और एक तार छेड़ दिया। उसे बजाना आता नहीं था। आवाज़ सुनकर सोई हुई पाखी कसमसाई तो गीत ने फौरन अपनी उंगलियां रोक दी और गिटार को सोफे पर रख दिया। फिर ध्यान से देखा तो उसकी उंगली से खून निकल आया था। पर कैसे? ये कैसे लगी? उसने दुपट्टे से अपनी उंगली दबाई। फिर उसे समझ आया कि गिटार स्ट्रिंग्स के मुकाबले उसकी उंगलियां बहुत नाजुक थी और उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी उंगलियों में कट लग गया था। एहसास होने के बाद भी उसने अपने हाथ पर ध्यान नहीं दिया। वो अब अपने दूसरे साइड रखे बॉक्स को देखने लगी। वो एक ड्राई फ्रूट्स का एक सजीला सा बॉक्स था, लेकिन उसमें मोहक ने कुछ और ही रखा था। सचिन के माने तो उसमें कुछ खत थे जो मोहक ने गीत के लिए लिखे थे, लेकिन उसे भेजने की हिम्मत पिछले 3 महीनों में से एक बार भी नहीं कर पाया था। शायद शर्मिंदा था अपनी हरकत पर। हाँ, उसके जाने की चाहे कोई भी वजह रही हो, लेकिन वो उस वक्त गया जब गीत दुल्हन का साज श्रृंगार किए दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, उसका इंतजार कर रही थी। इंतजार, गीत अपनी नई जिंदगी का इंतजार, हमेशा के लिए मोहक की हो जाने का इंतजार, मैं और तुमसे हम तक पहुंचने का। लेकिन उस इंतजार के बदले उसे मिला क्या था? मोहक से दूरी, इतना दर्द जिसे वो अब तक अपने अंदर समेट नहीं पा रही थी। बाहर जाने पर लोगों की दबी बातें जो उसके लिए ही होती थी, या किसी का उससे ये पूछना कि लौट आया तुम्हारा दूल्हा, ये सब उसे अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन वो मजबूत बनी हुई थी इस विश्वास के सहारे कि मोहक उसे प्यार करता है। जो कुछ भी उसने किया उससे ये साबित नहीं होता कि मोहक का प्यार कम हो गया, बल्कि ये पता चलता है कि वाकई मोहक उसे कितना दिलो जान से चाहता है। तभी तो उसके बारे में सोचते हुए सबसे दूर हो गया, दूरी बना ली सबसे और खुद अकेला हो गया। लेकिन गीत का क्या? वो तो अभी भी पूरे रास्ते खुद को समझाती आई थी कि वो कभी तो मिलेगा, जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर जरूर टकराएगा उससे, और अगर नहीं तो वो अपनी आखिरी सांस तक बस उसका इंतजार करेगी। गीत उस बॉक्स को खोलने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि वो अपनी सोच में गुम होते होते परियों के शहर में पहुंच चुकी थी। आखिर उसे अब तो नींद आनी ही थी। वो भी सुबह से थकी हारी थी, जिसके चलते वो सोफे पर बैठे बैठे अब गहरी नींद में थी। अगली सुबह गीत पाखी से पहले उठ गई थी, जिस वजह से उसे पता नहीं चला कि गीत सारी रात सोफे पर ही सोती रही थी। उदय और पाखी भी ऑफिस के लिए वहीं से निकलने वाले थे, तो नहा धोकर पाखी ने गीत के और उदय ने ललित के कपड़े पहन लिए और वो गीत को साथ लेकर ऑफिस चले गए। उधर ललित अपनी आखिरी कोशिश कर चुका था। उसने मोहक के फुटेज कुछ बड़े शहरों में थाने में पहुंचवा दिए थे, ताकि कभी तो उसकी कोई खबर मिल सके। लेकिन वो जानता था कि ये तरीका मुश्किल ही काम करे। कोई उसे ढूंढने की इतनी कोशिश नहीं करेगा, फिर भी शायद कुछ पता लगे। ललित भी सुबह 10 बजे तक वापस दिल्ली के लिए निकल गया। उसे जयपुर के
गांधीनगर स्टेशन से सुबह 10:30 बजे की ट्रेन मिली। अब वो शालीमार एक्सप्रेस में सवार था। शाम के 5 बजे तक वो वापस दिल्ली पहुंचने वाला था। पर घर आकर मोहक के बारे में ना ललित ने कुछ कहा और ना ही गीत ने उससे कुछ पूछा। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन गीत के लिए वक्त रुका हुआ था। गीत ने वो ज़मीन खरीद ली थी जो उसने अपने फैशन हाउस के लिए चुनी थी, लेकिन अभी उस पर काम चालू नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी सोच अब भी वही थी कि वो ये फैशन हाउस अपने पैसों से खड़ा करेगी और अभी उसके पास पर्याप्त जमा पूंजी नहीं थी। गीत सुनिए। हाँ, वो खुशी से पलटी। उसे लगा जैसे मोहक ने उसे आवाज़ दी हो, लेकिन पलटी तो भ्रम टूट गया। मोहक की यादें अब उसके दिल के साथ साथ दिमाग पर भी असर करने लगी थी, जिसके चलते उसे कई बार ऐसा लगता जैसे कि मोहक ने उसे आवाज़ दी हो। पलटने पर मोहक नहीं था, वही उसका खाली कमरा और उसका खाली मन। उसने लंबी सांस छोड़ी। ये पहली बार तो नहीं था जब उसे मोहक की आवाज़ सुनाई दी थी। ये तो तब भी होता था जब मोहक उसके साथ था। फिलहाल वो बिस्तर पर लैपटॉप लिए बैठी थी और ऑफिस का काम निपटा रही थी। हाँ, वो कभी कभी घर से ओवर टाइम भी किया करती थी और इसी काम के बीच वो किसी और साइट पर भी सक्रिय थी। दरअसल वो कई गुमशुदा तलाश केंद्रों से संपर्क कर चुकी थी और मोहक की डिटेल्स भी उनसे साझा की। कुछ भी हो, उसे अब ये अकेले ही करना था। वो जितना कर पाने में सक्षम थी उतना खुद की कोशिश में जुटी हुई थी, बिना किसी को बताए। अगर बताती तो ललित और उसके दोस्त वापस उसकी मदद के लिए आगे आते और गीत के हिस्से की परेशानी भी बांटते, लेकिन नहीं। अब गीत खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश करती थी। काश जल्दी ही कुछ पता चले, वो उम्मीद बांधती हुई खुद से बोली और लैपटॉप बंद करते हुए बिस्तर के सिरहाने पर सिर टका दिया। तुम कितना ही भागो, मुझे तुम्हारे पीछे ही आना है। मैं जिद्दी हूँ, तुम जानते हो ना। वो ऐसा बोली जैसे मोहक से बातें कर रही हो। हाँ, दूर होते हुए भी वो मोहक को अपने आसपास महसूस करने की कोशिश करती थी। फिर उसने आंखें मूंद ली। ऐसा करते ही अतीत एक बार फिर उसके ख्यालों में था। वो अतीत जिसमें वो खुश थी और अब उसे ज़्यादा महसूस होता था कि वाकई वो बहुत खुशी के पल थे। गीत सुनिए। मोहक ने उसे पुकारा था और वो चलते चलते खुश हो ली थी कि मोहक उसके पीछे है। वो रुकी नहीं, ना ही पलटकर मोहक को देखा। उसे परेशान करना चाहती थी वो बस। अरे सुनिए तो। उसके ना पलटने से मोहक ने हल्के अचंभे से कहा। गीत फिर भी ना पलटी। आप मेरी आवाज़ सुनकर रुक क्यों नहीं रही है? वो थोड़ा तेज चलते हुए इसके आगे आ खड़ा हुआ। गीत ने मुंह बनाया। वो मोहक का ये रिएक्शन नहीं चाहती थी। मुझे लगा था तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकोगे, वो झट से बोली और साइड से आगे बढ़ गई। मोहक उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज सा हो गया। हाँ, उन्हें मिले 1 साल से ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो अब तक उससे आंखें मिलाकर बात करने में पूरी तरह से सहज नहीं हो पाया था। तो कैसे वो ऐसे बीच सड़क पर उसका हाथ पकड़कर रोकने की गुस्ताखी कर पाता? अरे रुकिए तो। उसका ध्यान जाती हुई गीत पर पड़ा तो वो हड़बड़ाकर उसके पीछे हो लिया। काम क्या करते हो? मोहक उसके बगल में चल रहा था। तभी गीत ने अचानक पूछा। हाँ? मोहक ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे उसे गीत का सवाल समझ नहीं आया हो। हाँ क्या? यही तो पूछा कि क्या काम करते हो। गीत अब रुकी। उसके साथ मोहक भी रुक गया, लेकिन उसके पास गीत के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे याद था कि वो नकारा सा लड़का था जिसके पास अब कोई काम न था। हाँ, वो बदतमीज या बेशरम किस्म का इंसान तो कतई नहीं था, बल्कि उसका स्वभाव जैसा था वो गीत के लिए सबसे अलग था। मैं जल्द ही कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करूँगा, वो हल्के से गर्दन झुकाकर बोला। उसने ये नहीं कहा कि वो अभी कुछ नहीं करता है, ना ही ये पूछा कि गीत उससे ये सवाल क्यों कर रही है। उसकी इसी प्यारी सी आदत पर ही शायद गीत अपना दिल हार बैठी थी। हाँ, अब नकारा बने रहने से काम नहीं चलेगा। गीत ने अपनी उंगली से उसके नाक को शरारत से छुआ और इसी के साथ मोहक एक कदम पीछे हो गया। ये लम्हे ऐसे नहीं थे कि वो संभल पाए। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती थी गीत को देखकर ही। फिर गीत का उसे छूना, उसकी धड़कनें ही थम सी जाती थी। मुझे अपने भैया को बताना है कि मेरी ज़िंदगी में कोई है, और फिर ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि तुम करती क्या हो। गीत ने खुद ही बता दिया कि वो उससे ये सवाल क्यों कर रही थी। भैया को इतनी जल्दी? मोहक नज़रें झुकाए ही बोला। उसे लगा वो अभी ही शादी की बात कर रही है। मैंने कभी उससे कुछ नहीं छिपाया और तुम तो छिपाने वाले शख्स भी नहीं हो। गीत ने पहली बार उसके कर्ली बालों में हाथ फेरा, जिसे एक बार फिर मोहक शर्म से गड़ने को हुआ। बस
अब मोहक के कदम यहाँ नहीं रुक रहे थे। अब वो शायद अपनी झुकी नज़रें भी उठा न पाए। वो पलटा और जाने लगा। कहाँ चले? गीत उसे अचानक जाता देखकर बोली, जॉब ढूंढने। उसके मुंह से यही निकला, हैं? मेरा मतलब अब आपको घर जाना चाहिए। वो हिचकता सा बोला और चला गया। गीत उसे जाती देख मुस्कुराई। शर्मीला, एकदम किसी छोटे बच्चे सा उसके मुंह से निकला। गीत ने आंखें खोली। शायद उसे नींद आने ही वाली थी। वो सीधी होकर बैठ गई। फिर उसे कुछ याद आया। उसने बगल वाला दराज खोला और उसमें से वो बॉक्स निकाला। वही बॉक्स जो सचिन ने उसे दिया था। वो उसे अब तक खोल नहीं पाई थी, क्योंकि किसी न किसी खत में मोहक ने माफ़ी ज़रूर मांगी होगी, लेकिन वो अब तक उसे माफ़ नहीं करने वाली थी जब तक कि वो लौट कर नहीं आ जाता। गीत ने उस बॉक्स को वापस रखा और एक बार फिर आंखें मूंद ली। जब तक तुम मिल नहीं जाते, ये यादें ही मेरे पास है जो मुझे तुझसे मिली हैं, कहते हुए वो वापस बीते वक्त में डूब गई। मोहक अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा अपना काम निपटा रहा था। उसकी उंगलियां निरंतर कीबोर्ड पर चल रही थी। हाँ, गीत ने जब उसे कहा था, उसके तुरंत बाद उसने अपने लिए जॉब ढूंढ ली थी और अब जॉब करते हुए कुछ हफ्ते गुजर गए थे। पंखा अपनी गति से चल रहा था, लेकिन फिर भी मोहक की कनपट्टी से पसीना बहकर उसकी शर्ट की कॉलर को भिगो रहा था, क्योंकि ये किसी काम को करने का उसका पहला एक्सपीरियंस था और फिर इस बारे में यहाँ कोई गलती नहीं करना चाहता था। इससे पहले भी उसने एक कंपनी ने अप्लाई किया था और 2 दिन जॉब करने के बाद तीसरे दिन उसकी किसी से झड़प हो गई थी। अपने गुस्से के चलते मोहक ने उस शख्स पर हाथ उठा दिया और बस उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया था। ये गलती यहाँ दोहराना नहीं चाहता था। वो पूरे ध्यान से पसीने में तरबतर होते हुए अपने काम में लगा था। तभी उसकी आंखों को किसी ने अपनी हथेलियों से ढक दिया और उसके कनपट्टी से बहते पसीने को अपने अंगूठे से पोंछ दिया। मोहक एक पल को हड़बड़ाया, फिर उसने अपनी आंखों पर रखे हाथों को छुआ। गीत आप? वो बिना देखे पहचान गया था। गीत ने अपने हाथ हटा दिए, फिर उसके सामने आकर बोली, गीत नहीं, सिर्फ गीत। और ये क्या? मुझे तो लगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन तुमने तो पहचान लिया। उसने नाराज़गी सा मुंह बना लिया। वो कोई और तो ऐसा करता नहीं, बस इसलिए लगा कि आप ही होंगी। बैठिए, कहता हुआ मोहक अपनी कुर्सी से उठ गया और उसे गीत की तरफ घुमा दिया। हाय ये लड़का, गीत मन में बोली। वो मोहक को अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत खुश थी। भले ही वो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाता था, लेकिन गीत की बहुत इज्जत करता था और गीत के लिए ये काफ़ी था। गीत बैठ गई। मोहक सामने डेस्क से टिक कर खड़ा रहा। आप आज अचानक यहाँ? उसने गीत को अपने ऑफिस में देखकर पूछा। गीत उसकी झुकी निगाह में देखने लगी, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मुझे तुमसे मिलना था, याद आ रही थी तुम्हारी। यहाँ ऑफिस में? मोहक दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला। उसे लगा कि उसका कोई कलीग अंदर न आ जाए। अगर किसी ने गीत पर सवाल उठा दिए तो वो कहीं वापस लड़ न बैठे। टेंशन मत लो, मैं बस अभी चली जाऊंगी। गीत उसकी नज़रें भांपती हुई बोली। नहीं, वो बात नहीं है, बस ये ऑफिस है तो हम शाम को मिल सकते हैं। वैसे वो थोड़ा हिचकिचाकर ही बोला, हाँ मिल लेंगे तो शाम को ही, लेकिन मैं तुम्हें बुलाती कैसे? तुमने कभी अपना फ़ोन नंबर दिया मुझे? गीत ने उसे देखते हुए सवाल किया। आखिर 1.5 साल में उन्होंने एक दूसरे का नंबर लेना भी जरूरी नहीं समझा था। आपने कभी मांगा ही नहीं। मोहक को जो जवाब सूझा उसने वो कह दिया। हाँ, बातों की शुरुआत भी मैं करूं, इजहार भी मैं करूं और नंबर भी मैं ही मांगूं। वो जानती थी कि मोहक ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए उसे परेशान करने के लिए बोली, मैं कैसे मांगता? वो असहज में लगा और इधर उधर देखने लगा। आई नो, मुँह सिर्फ मेरे पास है, तुम सिर्फ मेरी बातें सुनने के लिए बने हो। गीत मुस्कुराती हुई बोली। मोहक ने पहले तो गर्दन झुका ली जितना वो झुका सकता था, फिर अपनी गर्दन के पीछे वाले भाग पर हाथ फेरता हुआ हल्का मुस्कुरा दिया। गीत से उसकी मुस्कुराहट छिपी नहीं थी। फिर गीत ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मोहक के सामने कर दिया। मोहक ने उसे देखा, वो कुछ समझा नहीं था। नंबर लिखो अपना। गीत अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए बोली। मैं बताता हूँ ना, आप मोबाइल में सेव कर लीजिए। मोहक ने कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं है और मुझे नंबर याद भी नहीं रहते। गीत शरारत से मुस्कुराई। रुकिए, मैं आपको पेपर पर लिखकर दे देता हूँ। मोहक ने अपने डेस्क से पेपर और पेन उठाया। पेपर गिर जाएगा तो हाथ पर ही लिख दो। उसने अपना हाथ थोड़ा और आगे कर दिया। लिखिए, मैं बताता हूँ। मोहक ने गीत की तरफ पेन बढ़ा दिया। उसे पता नहीं था कि गीत जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। तुम लिख रहे हो?
या मैं जाऊँ यहाँ से, फिर किसी और को देना नंबर और बात भी उसी से करना। वह उसे झूठा धमकाते हुए बोली, नहीं नहीं मैं। वो आधे अधूरे शब्द बोलकर गीत के हाथ की ओर झुका और पेन को थोड़ा ऊपर से पकड़कर उसके हाथ पर लिखने को हुआ 97। गीत ने अपना हाथ थोड़ा नीचे कर लिया। मोहक के हाथ कांपे। उसने अपना पेन पकड़ा और हाथ थोड़ा और नीचे किया 20 और गीत ने अपना हाथ फिर से नीचे कर लिया। मोहक ने हल्के से नज़र उठाकर गीत को देखा। गीत नासमझ बनने के लिए इधर उधर देखने लगी। अब मोहक ने संकोच करते करते अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया और गीत का हाथ पकड़ कर संभाला। फिर जितना जल्दी कांपते हाथों से लिख सकता था अपना नंबर लिखा और गीत का हाथ छोड़कर वापस सीधा खड़ा हो गया। हो गया। वो ऐसे बोला जैसे मर्डर करके लाश को ठिकाने लगाने का काम करके पीछा हुआ हो। थैंक गॉड, आज मैं हो गया। वो हाथ देखते हुए बड़बड़ाई और मोहक की कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। अब मैं चलती हूँ, शाम को करूँगी तुम्हें कॉल। वो अपने हाथ से कॉल का साइन करके कान से लगाती हुई बोली और जाने लगी। वैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी और को नंबर देकर उससे बात करूँगा? वो जाती हुई गीत को देखकर बोला। गीत ने अपनी गर्दन वापस पीछे घुमाई। मैं बस मजाक कर रही थी। बाकी तुम क्या हो, कैसे हो, ये मैं तुमसे ज़्यादा जान गई हूँ अब, गीत ने बेहद गंभीरता से कहा और फिर मुड़कर चल दी। मोहक हल्का मुस्कुराया और वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने कीबोर्ड अपनी तरफ किया ही था, तभी उसके कंधे पर गीत के हाथ महसूस हुए। मोहक की कमर एक पल को तन गई। गीत झुककर उसके कान में बोली, तुम न बहुत प्यारे हो, इतने कि मुझे एक बार फिर प्यार हो गया है तुमसे और बार बार होता रहेगा, कहकर वो जल्दी से निकल गई। उसने मोहक के जवाब का इंतजार नहीं किया क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि मोहक उसकी तरफ पलटने में ही घंटों बिता देगा, फिर जवाब देने में शायद शाम हो जाएगी उसे। वो जाते जाते अपने ख्याल पर खुद ही मुस्कुरा दी। गीत का फ़ोन बजा तो उसकी तंद्रा टूटी। वो अतीत से खींचती हुई वर्तमान में आई। उसने फ़ोन देखा, हर्षित का कॉल था। हाँ हर्षित, मोहक का छोटा भाई। गीत को उसकी कॉल देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसे याद था कि महीने भर पहले जब वो मोहक को ढूंढते जयपुर गई थी तब उसने आखिरी बार मोहक के घर वालों से संपर्क किया था और उसकी फैमिली ने मोहक के बारे में कोई बात करने से साफ इनकार कर दिया था। वो सोच में गुम थी कि कॉल कट गया। उसने फ़ोन से ध्यान हटाया। कॉल उठाकर भी क्या करती। उसने अपने पैरों को समेटा और इत्मीनान से बैठ गई। लेकिन मोहक की कोई बात हुई तो उसे एकदम से ये ख्याल आया। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाया और हर्षित का नंबर मिलाने को हुई। तभी उसी का कॉल वापस आ गया। हेलो हर्षित। उसने तुरंत कॉल पिक की। हेलो गीत, कैसी हैं आप? वो फॉर्मल होता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और माँ पापा? वो भी औपचारिक हुई। यहाँ सब ठीक है, कहकर हर्षित चुप रहा, लेकिन सोचने लगा कि आगे क्या बात करे। कोई बात है क्या? गीत ने उसकी चुप्पी को देखते हुए पूछा। वो रुका। हाँ बोलो। वो आप मोहक के लिए जयपुर गई थी ना, कुछ पता चला? वो धीमी आवाज़ में बोला। वो मोहक से 5-6 साल छोटा था, फिर भी उसे नाम से ही बुलाता था। 1 महीने बाद पूछ रहे हो? गीत ने कहा। उसे अचंभा भी था कि मोहक का परिवार उसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। गीत प्लीज़। वो ऐसे बोला जैसे कोई मजबूरी हो। वो नहीं मिला। गीत ने अपनी तकलीफ समेटते हुए कहा। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये कहते उस वक्त उसका मन कितना बेबस सा महसूस हुआ था उसे। ओह, लगा जैसे हर्षित को भी तकलीफ हुई हो। तुम्हें वाकई उसकी चिंता है? गीत ने पूछा। हर्षित एक बार फिर चुप रह गया। उसके पास गीत के सवाल के कोई जवाब नहीं थे। गीत वापस बोली। मैं मानती हूँ हर्षित, उसका किया हुआ कहीं से भी सही नहीं था। उसने तुम्हें मारा, पापा पर हाथ उठाया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम को समझो। चलो उसकी प्रॉब्लम को भी दरकिनार रखो, लेकिन वो तुम्हारा भाई है। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए तुम उससे नाराज़ हो जाओ, वो मिले तब उसे भी सज़ा दे देना, लेकिन उसे भुला दिया। कैसे तुम्हारा मन संतुष्ट है ऐसा करके? वो रुआसी हो गई। गीत, वो मेरा भाई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? हर्षित फिर धीमी आवाज़ में बोला। ये बात सिर्फ कहने की है ना? अगर वो तुम्हें याद रहता तो क्या तुम सब मेरे साथ जयपुर नहीं चलते, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते? वो मोहक के परिवार से अच्छा खासा नाराज़ थी। मुझे नहीं, मम्मी पापा को उससे ऐतराज़ है, और अभी से नहीं, हमेशा से। बस उसकी हरकत ने बचा कुचा लगाव ही ख़त्म कर दिया मम्मी पापा के मन से। वो बोला। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई माता पिता का अपने बच्चे के प्रति लगाव ख़त्म हो सकता है?
दुनिया भले ही नफरत कर सकती है, लेकिन माता पिता तो अपने बच्चे की हर गलती, हर गुनाह माफ़ कर देते हैं। और तुम कह रहे हो कि उन्हें मोहक से ऐतराज़ है। वो पहली बार गुस्से से बोली, गीत आप आई एम सॉरी, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल हताश करने वाली लगी। गीत, मोहक एडॉप्टेड था। उसे मम्मी पापा ने अनाथ आश्रम से गोद लिया था। वो एकदम से बोला, मोहक एडॉप्टेड है? हर्षित के मुंह से ये बात सुनकर गीत के होश उड़ गए थे। हाँ, ये उसके लिए बिल्कुल नई बात थी जो उसने पहली बार ही सुनी थी। क्या? गीत का चौंकती हुई आवाज़ निकली। यही सच है। हर्षित गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो ना? वो शक करके बोली। मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? हर्षित बोला। लेकिन मोहक के मुंह से मैंने ये बात कभी नहीं सुनी। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था मुझे कभी भी। वो अभी अचंभित थी। जिंदगी में हर इंसान का अपना एक अतीत होता है और उसमें से कुछ अपना अतीत छुपाते हैं। मोहक ने भी कुछ ऐसा ही किया। और फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है। वो औरस था या दत्तक था तो उसी के परिवार का सदस्य था ना। हर्षित उसे समझाया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही आश्चर्य से भर गई। जैसा भी हो, वो पिछले 26 साल से तुम्हारे ही घर का सदस्य था और तुम्हें उसे भूलने में ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई। गीत बोली। गीत, मैं आपको कैसे समझाऊं? हर्षित का परेशानी भरा स्वर निकला। शुरू से समझाओ, क्या हुआ था? क्यों लगाव नहीं रहा मम्मी पापा को मोहक से, चाहे वो एडॉप्टेड ही था? गीत ने कहा। वही हर्षित ने बताना शुरू किया। मम्मी पापा को शादी के 4 साल बाद भी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों हमेशा परेशान रहते थे इस बात को लेकर। दादा दादी उन दोनों को बहुत समझाते थे कि भगवान की मर्जी है और परेशान होने से अच्छा है कि कोई बच्चा गोद ले ले। मम्मी पापा इस बात के लिए शुरू से ही राजी नहीं थे। उन्हें अपनी औलाद चाहिए थी, लेकिन दादा दादी अपनी उम्र का हवाला देकर उनसे विनती करने लगे कि वो किसी बच्चे को गोद लेकर इस घर में आए। कम से कम किसी बच्चे की किलकारी से उन्हें कुछ दिन और जीने की उम्मीद मिल जाए। मजबूरन मम्मी पापा ने मोहक को गोद लिया। शुरू में सब ठीक था। दादा दादी मोहक का बहुत ख्याल रखते थे और उससे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मम्मी पापा के लिए बस वो उनकी जिम्मेदारी था। उससे वो कभी जुड़ नहीं पाए। मोहक 5 साल का हुआ। इसी बीच पहले दादी चली गई, फिर दादाजी। उसके बाद शायद मम्मी पापा उसका ख्याल रख पाते, क्योंकि मोहक का ध्यान रखने के लिए अब दादा दादी भी नहीं थे। लेकिन तभी मेरा जन्म हो गया। मम्मी पापा को अपनी औलाद तो मिल गई, लेकिन मोहक को कभी अपनी मम्मी पापा नहीं मिल पाए। मोहक बच्चा ही था, उसे कुछ समझ नहीं आता था, फिर भी वो दुखी रहता। मुझे याद है कि ये जानते हुए भी कि मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहक ने कभी उनसे शिकायत नहीं की थी। बचपन में वो मुझसे चिढ़ भी जाता था, खिलौने के लिए मुझसे लड़ता भी था, लेकिन मम्मी पापा हमेशा उसे ही डांट देते थे। वो बड़ा है। खैर, दिक्कत ये नहीं थी कि वो बड़ा था, दिक्कत ये थी कि मम्मी पापा के लिए उनका अपना नहीं था। धीरे धीरे मोहक ने मुझसे चिढ़ना भी छोड़ दिया। वो मुझे बहुत प्यार करता था, क्योंकि इस घर में एक मैं ही था जो उससे एक अपनेपन से लड़ता था, उसके साथ रहता था। मम्मी पापा ने उससे कभी नफरत नहीं की, बस वो उसे मन से स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मोहक कहाँ जाता है, क्या करता है, उसने खाना खाया या नहीं। वह बस उनकी जिम्मेदारी था जो दादा दादी से उन्हें मिली थी। फिर शादी वाले दिन पता नहीं क्यों वो एकदम से मुझ पर हावी हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उसमें किस बात का इतना गुस्सा भरा था। हाँ, वो गुस्सा करता था, शुरू से करता था, लेकिन वह शांत भी उतना ही रहता था। गुस्सा करना उसके लिए किसी दौरे जैसा था जो कभी कभार कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाता था उस पर। लेकिन उस दिन उसका मुझे इतना मारना, शायद मम्मी पापा के मन में नफरत भर गया। आखिर उन्होंने शुरू से ही हम दोनों में फ़र्क किया था। मैं भी शर्मिंदा हूँ अपने मम्मी पापा की सोच पर। अगर ऐसी हरकत मैं करता तो मुझे माफ़ी कर देते, लेकिन मोहक ने ऐसा किया जो उनके हिसाब से अपना था ही नहीं, इसलिए उन्होंने उसे आसानी से मन से निकाल दिया। कहकर हर्षित चुप हो गया। गीत अब तक उसकी बातें चुप होकर सुन रही थी और अब सुनने के बाद भी चुप ही रही। उसके हाथ से फ़ोन फिसल रहा था। उसे अफसोस था कि मोहक ने उसे अपना ये सच बताना ज़रूरी नहीं समझा। गीत, उसकी आवाज़ सुनकर हर्षित बोला, मोहक को इस बारे में पता तो था ना? गीत ने पूछा। किस बारे में? यही कि उसे अडॉप्ट। गीत इतना कहकर ठहर गई। ऐसी बातें कहाँ छुपती है, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, कहीं से पता लगनी ही होती है।
और फिर ये सब तो मम्मी पापा के व्यवहार में दिखता था। उन्होंने कभी मोहक को किसी अच्छी आदत के लिए फोर्स नहीं किया, जैसा कि एक माँ बाप अपने बच्चे को करते हैं। कभी उसके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए उसे डांटा नहीं, जैसा कि हर माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं। कभी उसे ये नहीं पूछा कि तूने खाना खाया। खाना खाते वक्त ये नहीं कहा कि एक रोटी और खा, जैसा कि हर माँ अपने बच्चे से कहती हैं। मुझे हमेशा उसके बारे में बुरा लगता था, अफसोस होता था कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हर्षित दुखी मन से बोला, अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अफसोस मत करो, कहकर गीत ने फ़ोन रख दिया। वो आगे और नहीं सुनना चाहती थी। क्या सुनती हर्षित का अफसोस, जो हर्षित कभी अपनी मम्मी पापा को समझाइश के तौर पर भी ये नहीं कह पाया कि मोहक उसी का भाई है और उन्हीं का बेटा। खैर, वो खुद 20 साल का बच्चा है, लेकिन मोहक के मम्मी पापा के लिए गीत के मन में अजीब से भाव आ रहे थे। किसे कहते हैं 26 साल। इतने वक्त में उन्होंने एक जीते जागते इंसान से लगाव नहीं हो पाया, और वो इंसान जिसने हर्षित से पहले उन्हें माता पिता कहलाने का सौभाग्य दिया था। जब वो जयपुर थे तब ललित ने गीत से कहा था कि मोहक को उसके जन्म देने वाले माता पिता भी नहीं समझ पाए। नहीं जन्म नहीं दिया, लेकिन किसी को समझने के लिए उससे खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कभी मोहक को जानने की कोशिश की ही नहीं थी, तो कैसे वो उसकी प्रॉब्लम समझ पाते। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे कम बोलने की आदत इतनी कम होगी कि तुम खुद से जुड़ी इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बता पाओगे। हाँ, मैं समझती हूँ कि ये बताना या ना बताना तुम्हारी अपनी मर्जी थी, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि कहीं तुम्हारे गुस्से करने की प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से ही नहीं होती। मुझे लगता तो था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम डिप्रेशन से हो सकती है, पर मुझे तब कहाँ पता था कि तुम किसी डिप्रेशन में भी हो सकते हो। वो आदतन इस तरह से बातें कर रही थी जैसे मोहक उसी के सामने हो। उसे समझ आ रहा था कि मोहक शुरू से ही अकेला महसूस करता था, लेकिन वो कभी कह नहीं पाया। नहीं, शायद कहा था, क्योंकि उसका मासूम सा चेहरा सब बयां करने के लिए काफ़ी नहीं था। गीत के सामने उसके कांपते हाथ और लफ्ज़, उसके लड़खड़ाते कदम, क्या ये सब काफ़ी नहीं था ये बताने की कि उसे कभी प्यार भरा स्पर्श मिला ही नहीं था। मोहक को याद करते हुए, उसकी सोच में डूबते हुए गीत कभी थकती नहीं थी, लेकिन इतना सोचने पर हमेशा दिमाग थकने लगता था। वो सोचते हुए ही सो जाती थी और अभी भी उसे बेड के सिरहाने लगे हुए नींद आ चुकी थी। यूं ही थोड़े दिन और गुजर गए। कहते हैं ना कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, तो गीत के लिए कैसे रुकता। उसका बस चलता तो वो इन पलों को रोक कर मोहक को ढूंढ लेती, और जब वो मिलता तो उन्हीं पलों को उसके साथ गुजारती। लेकिन यह भला कैसे संभव था। फिर एक शाम कॉकटेल नाइट कैफ़े एंड बार। उस कैफ़े के राइट साइड बार था और लेफ्ट साइड में चाय कॉफ़ी वाले के लिए अलग से कैफ़े था। उसी के बगल में छोटा सा गार्डन था जो सेलिब्रेशन के लिए डिजाइन किया गया था। उसी गार्डन में सजावट के बीच उदय, पाखी, गीत, विवेक, करण, परी सब साथ थे। ललित भी आया था और साथ में कुछ ऑफिस के काम करने वाले सहकर्मी भी उपस्थित थे। गीत ने वही फिरोजी रंग का गोल घेरेदार सूट पहना था जो उसने मोहक को याद करते हुए दिल्ली हाट से खरीदा था। आज कोई खास दिन तो नहीं था, लेकिन उदय ने सबको अपनी खुशी में यहाँ इनवाइट किया था। हाँ, आज उसने अपने और पाखी के रिश्ते को नाम देने के लिए शाम सजाई थी। वो काले सूट बूट में जेंटलमैन की तरह हाथों में रेड रोजेज लिए खड़ा था, और सामने पाखी भी जैसे गुलाब की पंखुड़ियों सा रेड गाउन पहनकर उसके सामने खड़ी थी। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इस ब्यूटीफुल लेडी का हाथ उम्र भर के लिए थाम सकूं? उदय ने दोनों हाथ पाखी के आगे कर दिए। एक हाथ रोज का बुके देने के लिए और दूसरा हाथ इसलिए क्योंकि पाखी उसे थाम सके। बिल्कुल, पाखी ने हौले से अपना हाथ उदय के हाथ में थमा दिया। इसी के साथ तालियों की आवाज़ आने लगी और रंगीन कागज़ के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। फिर उदय और पाखी ने कपल डांस भी किया। कुछ देर बाद इसी स्टाइल में करण और परी भी आगे आए। सब दोस्त उन दोनों को देखकर खुशी और आश्चर्य से भर गए और हुटिंग करने लगे। सबको अब तक उदय और पाखी के बारे में ही पता था, तो अब उन दोनों को साथ पाकर सब खुशी से उसका नाम ले रहे थे। गीत भी खुशी से भरी हुई तालियों और हुटिंग में बाकी सबका साथ दे रही थी। वो आज कई दिनों के बाद खुश नजर आ रही थी। आखिरी बार वो अपने शादी वाले दिन ही दिल से खुश थी। उसके बाद तो वो बस दूसरों के सामने झूठा मुस्कुराने की कोशिश में ही लगी रहती। लेकिन आज वो अपने दोस्तों के लिए बहुत खुश और उत्साहित नजर आ रही थी। गार्डन के चारों तरफ
बस लोहे की रेलिंग लगी थी और उसके पार कोई छिपकर खड़ा था जो बस गीत को देखे जा रहा था। जैसे गीत की मुस्कुराहट उसके दिल को गहरा सुकून पहुंचा रही हो, लेकिन आंखों में सुर्ख कर देने वाली नमी थी जो उसके असीम दर्द की गवाह थी। करण अब परी के सामने घुटनों पर झुकते हुए बोला, अब उदय तो पाखी को लेकर जा रहा है तो मैं मस्ती मजाक किससे किया करूँगा। सोचा कि अब मिंगल हो जाना चाहिए, तो क्या तुम मेरे इस बोरिंग सफ़र को रोमांचक बनाने में मेरा साथ दोगी? अब तुम काफ़ी समय से परेशान हो रहे हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। परी ने मुस्कुराते हुए करण का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। करण और परी उसके ग्रुप में हमेशा से मजाकिया रहे थे। गीत के शादी वाले दिन के बाद आज उन्हें मस्खरी करने का मौका मिला था, नहीं तो काफ़ी महीने से माहौल भारी सा हो गया था। सब गीत को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब गीत अपने चेहरे पर सामान्य भाव रखने लगी थी, चाहे उसके मन में उथल पुथल ही क्यों न मची हो। सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। गीत भी आगे बढ़कर अपने चारों खास दोस्तों को बधाई दे रही थी। वो वाकई उनको साथ देखकर खुशी से भर उठी थी, लेकिन उसके जहन में उठता दर्द सिर्फ वो देख सकता था, वो जो गार्डन से बाहर खड़ा था। हाँ, गीत अपने दोस्तों के लिए वाकई खुश थी, लेकिन मोह की कमी उसे हर पल खलती थी और बाहर खड़ा वो शख्स अपने अंदर बढ़ रहे दर्द को जूझता हुआ तिलमिला रहा था। उसने गीत को देखते हुए जोर से अपनी आंखें भींच ली, जैसे गीत के उस प्यारे से चेहरे को अपनी आंखों में समेट रहा हो, जैसा वो अब आखिरी बार ही उसे देखने आया हो, जैसे वो गीत की इन आखिरी झलक में ही अपनी आगे की जिंदगी काटने की ठान चुका हो। ललित कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए गीत की तरफ आया। हैप्पी? उसने एकदम से गीत से पूछा। बहुत। गीत ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उधर वो शख्स मुड़कर चल दिया। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना गीत, आपकी इस खुशी के पीछे छुपे गम की वजह मैं हूँ, मोहक रुआसे स्वर में बोला। बेशक वो मोहक था जो बस एक आखिरी बार गीत को इत्मीनान से देखने आया था। जब शादी छोड़कर गया था तब वो कहाँ देख पाया था गीत को, और अभी जयपुर में भी एक हल्की झलक ही देख पाया था उसकी, लेकिन अब कुछ पलों में बहुत हद तक अपनी आंखों में उतार कर आगे बढ़ा था। मैं उसको देखने के बाद भी इतना बेचैन था कि यहाँ वापस आया तो उसकी क्या हालत होगी। उसे एकाएक गीत का ख्याल हो आया और उसने दर्द से अपना निचला होठ दांतों तले भींच लिया। तकलीफ से उसके होठ और गाल तक थरथराने लगे। उसके कदम मुड़ते, लेकिन वो कड़ा होकर तेज कदम चलते हुए वहाँ से निकलने लगा। उसकी आंखों में आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर आ ठहरे और उसी के साथ गार्डन में खड़ी बेचैन हो उठी। खुली जगह होने के बावजूद भी उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पल भर में पूरा चेहरा पसीने से तरबदर हो गया और घबराहट सी होने लगी। सिर चकराने लगा था, जैसे अभी एक कदम बढ़ाया तो यही गिर पड़ेगी। अपनी बिगड़ती हालत में उसे उदय और करण की खुशी का ख्याल आया। वो उसकी खुशी में बाधा नहीं बन सकती थी, तो उसने बमुश्किल बाहर की ओर कदम बढ़ा दिया। ललित ने उसे बाहर जाता देखा तो उसके पीछे आया। वो उसकी बिखरी सांसें समेटने की जद्दोजहद में बाहर आ गया। उसकी नज़रें धुंधलाने लगी थी, लेकिन फिर क्या, सामने वहाँ से जाता हुआ मोहक था जो गली के आखिरी छोर पर था। वो जा रहा था, एक बार फिर से जा रहा था। गीत की हालत अब खड़े होने की भी नहीं रह गई थी। वो मुश्किल से सिर पकड़कर चल रही थी, लेकिन उसने मोहक को धुंधलाई निगाहों से भी पहचान लिया था। उसकी बेहोशी में डूबती आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो अपनी आंखों को ठीक से खोलने लगी, लेकिन नाकाम रही। उसकी आंखें अब बेहोशी में बंद होने लगी। मोहक, वो चीखने को हुई, लेकिन उसकी आवाज़ भी नहीं निकली और सिर चकराने की वजह से वही बेहोश होकर गिर पड़ी। पीछे आता ललित उसे गिरते देख चुका था। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी कैसी लगती है ये भी आप लोग बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।